हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शुभजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट लेकर के। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिना मॉक टेस्ट के हम किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का अपना एक अलग ही महत्व है और इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि जितनी भी परीक्षाएं हैं और जब वो उनका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो जाता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि मैं इतने सारे मॉक टेस्ट्स के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवा दूं कि आप एग्जामिनेशन में सहज महसूस कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक छोटा सा पेप टॉक देता हूं। तो आज का पेप टॉक आपके लिए ये है कि उद्यमशील बने। उद्यमशील पुरुष के लिए सब कुछ प्राप्य है। यानी कि जो इंडस्ट्रियस होते हैं, जो लोग मेहनती होते हैं, वो संसार की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। और आप जिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, वहाँ पे लाखों के भीड़ में अभ्यर्थी उसमें शामिल होते हैं, तो वहाँ पर बाजी वही मारता है जो कि रात दिन मेहनत की कसौटी पर अपने आप को खड़ा कर दिया हो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए एक बार फिर से मैं आपको ये रिकॉल करवा देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जितनी भी क्लासें हैं उनके वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी क्लासें यहाँ से कमेंट्स होती हैं, इनका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं। आप वहां से जाकर के डायरेक्टली यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासें हैं उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास की। पहला क्वेश्चन करेंट्स पर आधारित आपके सामने प्रस्तुत है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया? ये है आत्महत्या के लिए उकसाने पर कानून। ओके, आत्महत्या के लिए उकसाने पर कानून, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि केवल आलोचना या कठोर शब्दों से किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर मान लेना उचित नहीं है। इसके लिए प्रत्यक्ष उकसाने का प्रमाण होना आवश्यक है और यह निर्णय निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों में कानून को और पारदर्शी बनाएगा। ओके, तो बी इसका राइट आंसर। ओके, जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 की घोषणा की है? राज्य ने। ओके, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 की घोषणा की है? ये राज्य है हमारा गुजरात। ओके, गुजरात सरकार ने 2030 तक, कब तक? 2030 तक 50% ऊर्जा का, ओके, 50% ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन परियोजनाओं की प्राथमिकता दी गई है। यह पहल भारत को नेट जीरो 2070 राजनीति का हिस्सा है। कौन सा? नेट जीरो 2070। 2070 तक हमें क्या करना है? बिल्कुल कार्बन मुक्त अपने आप को बनाने की पहल करनी है, कोशिश करनी है। भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक इसका। फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट कितना तय किया है? ये है 6.25%। ओके, हाउ मच? 6.25%। आरबीआई ने महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक विकास को गति देने के लिए यह कदम उठाया है। रेपो रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज कर देता है। ओके, जब यह दर जो है वो घट जाती है, तो बाजार में सस्ते लोन उपलब्ध होती है, जिससे निवेश जो है वो बढ़ता है। ओके, फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जो है वो 6.25% पर करके रखा है। इसका मतलब कि मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी बढ़ेगी। ओके, लिक्विडिटी कैसे बढ़ती है मार्केट में?
रेपो रेट जब बैंकों के द्वारा घटा लिए जाते हैं तो जो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं इन्हें लोन लेने इनमें जो है वो लोन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ओके, अधिक से अधिक मात्रा में ये लोन लेते हैं और इसका निवेश जो है वो मार्केट में होता है और फिर क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, पैसों का प्रवाह जो है वो मार्केट में बढ़ जाता है। तो रेपो रेट का घटना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में भारत में किस कृषि पद्धति पर विशेष जोर दिया गया? अभी जो 2-3 दिन पहले आरआरबी के एग्जामिनेशन कमेंस हुए अंडर ग्रेजुएट लेवल के, तो उसमें करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछ दिए गए थे। तो करेंट अफेयर पे हमें पकड़ बनानी होगी। एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है फ्रेंड्स? एग्रो फॉरेस्ट्री एक टर्म है। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी खेती और पेड़ों का संयुक्त रूप से जो है वो उपयोग करना। ओके, ये खेत जो हैं इसमें ये जो मेड़ होते हैं, मेड़ बीच बीच में ये जो मेड़ होते हैं इन पर जो है वो बड़े बड़े पौधे लगा दिए जाते हैं और बीच में जो है वो कृषि की जाती है। ये इधर पेड़ लगा दिए जाते हैं इधर, और बीच में जो है वो कृषि करवाई जाती है। ओके, ये वृक्ष हो गए आपके, और ये अंदर में विभिन्न तरह की फसलें उपजाई जाती है। इससे फायदा क्या है? इससे जो है वो मिट्टी की उर्वरता उर्वरता जो है वो बढ़ी हुई रहती है। इससे पेड़ पौधे की जो पत्तियां इसमें गिर जाती हैं उससे ह्यूमस बनते हैं और क्या करते हैं, ये उर्वरता को बढ़ाते हैं। ओके, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और किसान को अतिरिक्त आय भी जो है वो प्राप्त होता है। खेती तो कर ही रहा होता है, इससे फसल उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ जैसे कि मान लो कि आम के बगीचे, आम के पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो इससे जो है वो उसे अतिरिक्त इनकम भी होते हैं। सरकार ने इसे सस्टेनेबल फार्मिंग के तौर पर बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। ओके, ये आने वाले दिनों में बहुत क्रांतिकारी साबित होगी हमारे देश भारत के लिए। मार्च 2025 में भारत और अमेरिका के बीच किस विषय पर विवाद रहा था? भारत अमेरिका व्यापार पर टैरिफ। ओके, अभी ट्रंप के द्वारा जो है वो आप जान ही रहे हैं, रिसेंटली बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं जिससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन में भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो बना हुआ है। ये रिसेंटली जो है वो बहुत वार्मिंग मुद्दा जो है वो बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये इतिहास से कुछ क्वेश्चंस मैंने इसे शामिल किया है और ये तथ्यात्मक दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। जब आप इसका अध्ययन करते हैं तो आपके दृष्टिकोण जो है वो व्यापक होते हैं और आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। क्यों? निष्कर्ष है, हड़प्पा नगरों में सड़कों का जाल ग्रेड प्रणाली पर था और नालियों की जो है वो व्यवस्था उन्नत थी। ओके, यहाँ पर उत्तर सी। ओके, यहाँ पर दोनों ही व्यवस्थाएं शामिल थी यहाँ पर। ओके, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध और हड़प्पा में नगरों में सड़कों का जाल ग्रेड प्रणाली से था और नालियों की व्यवस्था भी उन्नत थी। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज कृषि कृषि प्रधान समाज था। उस काल में लोहे का प्रयोग। ओके, ये मिसप्रिंटेड है, उस काल समझेंगे। उस काल में लोहे का प्रयोग कृषि उपकरणों में होता था। गाय को मुख्य संपत्ति जो है वो माना जाता था। ओके, तो ऋग्वैदिक काल में फ्रेंड्स लोहे का प्रयोग जो है वो कृषि उपकरणों में होना शुरू हो गया था। ओके, और गाय को जो है वो मुख्य संपत्ति माना जाता था। तो ये भी आंसर सी यहाँ पर सही है क्योंकि आर्यों को जो है वो लोहे का ज्ञान था और गाय को एक मुख्य संपत्ति माना जाता था और गाय को क्या बोलते थे उस समय? अघन्या। ओके, जिसे मारा नहीं जा सके उसे जो है वो अघन्या बोलते थे, जिसका वध नहीं किया जा सके। ओके, बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने व्यापक रूप से किया था। ओके, क्यों किया था? क्या क्या चीजें शामिल? अशोक ने स्तंभ लेखों और शिलालेखों के माध्यम से धम्म प्रचार किया। अशोक ने श्रीलंका और दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म पहुंचाया था।
तो ये दोनों बातें जो है वो बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही हैं। तो राइट आंसर जो है वो यहाँ पर दोनों है। गुप्त काल में विज्ञान और गणित का विकास हुआ। शून्य की अवधारणा इस काल में आई आर्यभट्ट ने, आर्यभट्टियम। ओके, आर्यभट्ट ने क्या लिखा? आर्यभट्टियम की रचना जो है वो अ, इस काल में की थी। ओके, तो ये दोनों बातें आर्यभट्टीय नहीं। इस पुस्तिका का नाम, पुस्तक ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम। ओके, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट का लिखा हुआ पुस्तक खगोल पर। गुप्त काल में गणित का विकास चरम पर हुआ। शून्य का प्रयोग तथा आर्यभट्ट का ग्रंथ जो है वो इसी काल में जो है वो इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो ये सारे तथ्य जो है वो सही हैं। तो द राइट आंसर इज 2। बहुत फास्ट मैनर में मैं इन क्वेश्चंस का आपके सामने प्रस्तुतिकरण देता हूं, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कम समय में हम यहाँ पर कवर कर सके। ओके फ्रेंड्स, और बाकी तो डिस्क्रिप्टिव क्लास जब मैं लेता हूँ तो इसकी विस्तृत व्याख्या, लंबी व्याख्या मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने सेल्यूकस निकेटर को हराया। ओके, सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर को हराया। उसने पाटलिपुत्र को जो है वो अपनी राजधानी उन्होंने बनाया था। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। यहाँ पर 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हरा करके अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया तथा राजधानी जो है वो कहाँ पे रखी? पाटलिपुत्र में ही अपनी राजधानी थी इनकी। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण हुआ। उसने पोरस से युद्ध किया। ओके, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वह गंगा नदी तक पहुंचा। पोरस से युद्ध तो उसने किया था अलेक्जेंडर, परंतु वो गंगा नदी तक नहीं पहुंच पाया था। ये रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर इज ए। ओके, केवल एक। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए जो कि विदेशियों को नाको चने जो है वो चबा दिए थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध आप जानते ही हैं। इसमें सेल्यूकस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था और यहाँ तक कि उसे अपनी पुत्री की शादी जो है वो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी थी। तो हमारा विरासत बहुत ही महान और हम ऐसे विरासत के संतान हैं। अतः हमें उन गौरव के क्षणों को, उन गौरव के पलों को याद रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता एक समृद्ध नगर सभ्यता थी। यहाँ धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। यहाँ अश्व, घोड़ों के जीवाश्म व्यापक रूप से मिले हैं नहीं। ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट, दिस वन इज राइट एंड ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या? क्योंकि हड़प्पा वासियों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। लोथल और रंगपुर से धान के प्रमाण मिले हैं। कहाँ कहाँ? लोथल और एक और जगह है रंगपुर। ओके, लोथल और रंगपुर से धानों के प्रमाण मिले हैं, परंतु घोड़े का कोई ठोस प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास से नहीं मिला है। इसलिए दिस इज द रॉन्ग, सेकंड वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट, वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया गया। ओके, सामाजिक व्यवस्था पर क्या है, क्या दिया गया? जोर दिया गया। मिसप्रिंट है। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ओके, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ओके, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी उस समय। प्रारंभिक वैदिक काल में व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित थी। सो द राइट स्टेटमेंट इज बी एंड 2 इज द राइट आंसर हियर। ओके, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई और धीरे धीरे विभिन्न जातियों का प्रादुर्भाव हिंदुस्तान में हो गया। ओके, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उन्हें निर्वाण जो है वो पावापुरी में प्राप्त हुआ।
both the statement is right here and ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उनका जन्म जो है वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और निर्वाण जो है वो पावापुरी में हुआ। तो दोनों जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। ओके, 540 बीसी में इनका जन्म और 468 में बिहार के पावापुरी में। ओके, कहाँ पे? पावापुरी, ये जो है वो रिसेंटली बिहार में। ओके, निर्वाण यहीं पर प्राप्त हुआ था। अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये जो है वो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला। ओके फ्रेंड्स, नोबेल साहित्य पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार नोबेल साहित्य पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ओके, और हमारे देश हिंदुस्तान में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी कृति गीतांजलि के लिए जो है वो दिया गया था। इसको हम ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, पोखरण में परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974। 18 मई 1974 इंदिरा गांधी की सरकार और पोखरण में परमाणु का परीक्षण, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। ओके, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडा जो है वो सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। बहुत सारे गर्त हैं विभिन्न महासागरों में, तो इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होती है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। ओके, उर्वरक उत्पादन। विद्युत परिपथ में धारा की माप किससे की जाती है? ये ए मीटर के द्वारा की जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग होता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए की जाती है। पहले रासायनिक खाद का कारखाना भारत में स्थापित किया गया था सबसे प्रथम बार कहाँ? सिंदरी इन झारखंड। कहाँ ये? झारखंड में सिंदरी प्रथम बार जो है वो स्थापना हुई थी रासायनिक खाद्य कारखाने की। ओके, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 में कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश। पक्षियों से रिलेटेड प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं और ये फेस्टिवल फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 में आंध्र प्रदेश में ही मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय? इस संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सो ऑल द ऑप्शंस आर गिवन हियर इज रॉन्ग एंड जिनेवा। ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स। व्हाट इज? ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स। ओके, IMO। IMO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? ये है आर्टिकल 85।
ओके, तो बड़ी फास्ट मैनर में हम लोगों ने इन प्रश्नों का अध्ययन किया यहाँ पर, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण और प्रोबेबली ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप एग्जामिनेशंस में जाने के पहले इनका अध्ययन एक बार जरूर कर लें, खास करके करेंट अफेयर्स बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। Okay friends, once again I would like to make you understand, I would like to recall you again that अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि डेडिकेटेड वीडियोस जो इस चैनल के माध्यम से क्लासेज जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें और आप बिना मिस किए हुए ऐसे इम्पोर्टेंट क्लास का आनंद लें। और आगामी दिनों में इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप कड़ी मेहनत करते हुए आगामी भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशंस की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।